starting anyway. Started. So, we have to study today. We have to start today the Arbitration and Conciliation Act 1996. इसके पहले कि हम जाने कि भाई आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, 1996 क्यों लिखा है, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि ये किस चीज के ऊपर है, ये किस चीज के लिए बनाया गया है. इसके लिए मैंने आपके सामने ये दो क्वेश्चंस लाए हैं. भाई देखो, किसी भी एक्ट को, कोई भी चीज को, दुनिया में आप कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हो, कोई भी चीज करने जा रहे हो, देयर मस्ट बी रीजन टू इट. कोई ना कोई रीजन होगा ना. भाई जिम जाता है आदमी बॉडी बनाने के लिए, तुम मेरे पास अभी बैठे हो पढ़ने के लिए. अल्टीमेट एम है जुडिशरी क्लियर हो जाए. तो इस आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट का क्या पर्पस है, क्या एम है, ये किस लिए आया है वजूद में, हम इससे क्या एम अचीव करना चाहते हैं, और क्या इसके अलावा भी कई सारे रास्ते हैं उस एम को अचीव करने के लिए जो आर्बिट्रेशन एक्ट अचीव करना चाहता है. ठीक है, मैंने क्या आपको बोला कि भाई अगर कोई भी चीज शुरू करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वो एम क्या है, उसका पर्पस क्या है. हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ तो लेंगे, भाई पर्पस तो यही है कि डीजीएस निकल जाए, या फिर बिहार झारखंड ये सब जगह भी आता है तो ये सब भी निकल जाए. मेरा पर्पस यही है. भाई देखो, पढ़ाऊंगा तो डीजीएस के हिसाब से ही, बिकॉज अगर डीजीएस के हिसाब से अगर आपने कवर कर लिया एप्लीकेशन बेस्ड, तो फिर आपका बाकी तो हो जाएगा, बिहार झारखंड ऐसे ही निकल जाएगा. ठीक है, लेकिन अब आप ये कहोगे कि हाँ, क्विक एंड लेस फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये कि हम इससे एम क्या अचीव करना चाहते हैं, और दूसरी चीज क्या और भी रास्ते हैं इसको अचीव करने के लिए. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, कैन मैटर्स बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट्स, इफ यस देन हाउ. अगर कोई भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर, वही वाला मैटर जो स्कूल के बाहर लड़के कहते हैं भाई आजा मैटर हो गया, कॉलेज के बाहर. ठीक है, तो क्या कोई भी मैटर है, क्या कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी विवाद है, तो वो कोर्ट के बाहर सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक, और अगर हो सकता है, अगर पहला क्वेश्चन है आप कह रहे हैं कि यस बाय एडीआर. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को एडीआर का मतलब पता है, बहुत सारे बच्चों को एडीआर का मतलब नहीं पता, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एडीआर क्या होता है. ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी लॉ. आप कह रहे हो कि हाँ सेटल हो सकता है, आप कह रहे हो हाँ सेटल हो सकता है, कोर्ट के बाहर भी पार्टीज के बीच में समझौता हो सकता है. अगर आप एडीआर नहीं जानते, समझौता तो जानते होंगे. समझौता भाई गांव, छोटे छोटे गांव में समझौता होता है कि एक तीसरी पार्टी आती है, बैठ के दो पार्टीज को सेटल करती है कि चलो यार कोई बात नहीं, आप इनसे माफी मांग लो, तुम इनसे माफी मांग लो, थोड़ा बहुत पैसा हर्जाना दे दो, मामला को खत्म करो, बात को खत्म करो. हाँ, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर पार्टीज कोर्ट के बाहर जाके मामले को सुलझा सकती हैं, तो फिर कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा लॉ है. आप सब कह रहे हो कि हाँ सर एडीआर के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको किसने बताया कि एडीआर के लिए जा सकते हो, बताओ. कुछ लोग कह रहे हैं मीडिएशन, मीडिएशन भी सही है. कुछ लोग कह रहे हैं एडीआर, एडीआर के अंदर ही मैकेनिज्म मीडिएशन है, मैं बताऊंगा आपको. भनीता दास, आप कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ने बताया है सर. ठीक है, अब आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है. अभी ये देखो, सेक्शन 81 सीपीसी, यू आर क्लोज इनफ बट नॉट राइट. सोनिया गिल, ये लॉ है, काफी तरीके हैं. 79 सीपीसी. स्नेहलता, वेरी गुड, 89 सीपीसी है. देखो, अपन बात करते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्या कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाया जा सकता है, बिल्कुल सुलझाया जा सकता है. अब मैंने पूछा कि भाई कोई लॉ है क्या, कोई कानून है ऐसा जो बोलता है कि कोर्ट के बाहर हम जाके विवाद को सुलझा सकते हैं, किसी भी मैटर को सुलझा सकते हैं. तो कुछ लोग बोले कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में ही लिखा है सर कि हम कोर्ट के बाहर जाके सुलझा सकते हैं. मैं समझ गया, लेकिन मैंने शुरुआत में एक चीज और बोली थी कि क्या और भी रास्ते हैं, क्या आर्बिट्रेशन ही एक रास्ता है जिसके जरिए आप बाहर जाके कोर्ट को समझाते हो. अभी आप लोगों ने बोला कि सर बड़े बुजुर्ग भी तो आते हैं समझाने के लिए, तो बड़े बुजुर्ग क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में नहीं आएंगे. तो क्या वो किसी डिस्प्यूट को सुलझाने का तरीका नहीं है, बिल्कुल है.
तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन क्या होता है? एक डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर सेटल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर हम बहुत सारे तरीकों से सेटल कर सकते हैं, एंड वन ऑफ द मेथड्स और टू ऑफ द मेथड्स इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। किसी भी मेथड को, किसी भी विवाद को कोर्ट के बाहर जाके कई सारे तरीकों से सुलझाया जा सकता है, और उनमें से कुछ है, मतलब एक हो जाएगा आर्बिट्रेशन, एक हो जाएगा कंसिलिएशन, और इन दोनों को हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे यार ये कुछ बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, सेक्शन 89 सीपीसी कहाँ से आ गया इसमें, और क्या क्या बता दे रहे हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, सब बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। आप कोशिश करिए कि एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, जो जो मैं बोलूंगा, जो जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन। अदरवाइज आई ऑब्वियसली हैव दिस पीडीएफ आपके सामने, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, बट व्हाट यू हैव टू डू इज जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखते जाइएगा, ठीक है? तो आप सबने कह दिया कि ठीक है भाई यूसुफ सर, ये तो मैं मान रहा हूँ कि कोर्ट के बाहर जाके मामले को सुलझा सकते हैं, और उसके बहुत सारे मेथड हैं जो बच्चों ने लिख दिया है, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के बाहर बहुत सारे तरीके हैं सेटल करने के, और वो सेक्शन 89 सीपीसी में लिखे हैं, ठीक है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। इज देयर एनी लॉ और स्टैट्यूटरी प्रोविजन? स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब लॉ ही, ठीक है, लॉ को ही कहते हैं। क्या ऐसा कोई भी लॉ है विच रिक्वायर्स द मैटर्स टू बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट, जिससे हम कोर्ट के बाहर किसी विवाद को सुलझा सकते हैं, किसी मैटर को सुलझा सकते हैं? तो इन्होंने बोला कि हाँ सर, 89 सीपीसी में लिखा है, सेक्शन 89 सीपीसी में लिखा है कि हम कौन कौन से मैटर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हम सुलझा सकते हैं। तो हम लोग सेक्शन 89 सीपीसी पढ़ा जाए एक बार। देखो, सेक्शन 89 सीपीसी मैं यहाँ पे लाया नहीं हूँ, मैं आपको सीधा इस स्क्रीन को हटाता हूँ, 89 सीपीसी खोलता हूँ, ये बड़ा सा हो जाता, काफी 4-5 स्लाइड ले लेता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो बेयर एक्ट में को दे रहा हूँ, एक मिनट। सीपीसी की बेयर एक्ट सेक्शन 89, यस गॉट इट। हाँ जनता, दिख रही तुम लोगों को? इज माई स्क्रीन विजिबल? सेक्शन 89 इज विजिबल? चलो, बहुत बढ़िया। तो पार्ट 5 में सेक्शन 89 है, जिसमें स्पेशल प्रोसीडिंग्स दी गई हैं। स्पेशल प्रोसीडिंग मतलब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से थोड़ी अलग होंगी। सेक्शन 89 का तुम पढ़ो, क्या बोल रहा है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। तो सबसे पहला जो तरीका है किसी भी विवाद को सुलझाने का, वो क्या है बताओ? व्हाट इज द फर्स्ट वे टू गेट अ डिस्प्यूट रिजॉल्व? सबसे पहला कौन सा तरीका होता है किसी भी विवाद को सुलझाने का, किसी भी मैटर को सुलझाने का? मीडिएशन होता है। किसी को कोई डिस्प्यूट होता है तो वो मीडिएशन के लिए भागता है। देखो, सारे लाइन से मीडिएशन लिखने लगे, यही तुम लोगों की खराब आदत है, ठीक है? कोई बंदा पहली चीज कोई बोलता है, तुमको लगता है कि वही चीज सही है, मैं लिख देता हूँ। अगर कोई किसी को परेशान करता है, अगर कोई किसी को परेशान करता है, तो आप किसके पास जाते हो? आप कोर्ट के पास जाते हो सबसे पहले। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे, द मोस्ट ऑथेंटिक वे। कि आपको कोई भी परेशानी आई, आप किसी से लड़ाई हुई, रोड रेज में लड़ाई हुई, तो क्या आप बुजुर्गों को बुलाते हो? क्या आप मीडिएशन के लिए जाते हो कि चलो भाई अब हमारी लड़ाई हो गई है, बैठ के मीडिएशन करते हैं, आपस में दोनों भाई अच्छे अच्छे लोग हैं, मीडिएशन कराएंगे? अभी आपको मीडिएशन का मतलब नहीं पता ना, इसलिए आप बोल रहे हो कि सर मीडिएशन के लिए जाएंगे। मीडिएशन ऐसे नहीं जाते। मीडिएशन में दोनों पार्टीज की सहमति चाहिए होती है। जो आपस में सड़क पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, जिनको जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आप उनका मीडिएशन कैसे कराओगे?
पार्टी शुड गो फॉर मीडिएशन। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी में डिस्प्यूट हुआ तो मैंने तुमसे बोला अरे यार द कोर्ट, इफ वी विल गो टू कोर्ट, अगर हम कोर्ट जाएंगे तो मामला जो है ना बड़ा फैल जाएगा, हम लोग की बेइज्जती भी होगी, बदनामी भी होगी, और कोर्ट में पता नहीं कब तक मामला चलेगा, उससे हमारा बिजनेस भी रुक सकता है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे भी भलाई में ये है और मेरी भी भलाई में ये है कि हम चलते हैं किसी बंदे के पास और मीडिएशन करा लेते हैं, तब मीडिएशन पॉसिबल होता है, समझे? ये नहीं कि रोड रेज में तुम रोड में लड़ाई कर रहे हो, साथ में बैठ के मीडिएशन करने लगे कि हाँ भाई आओ मिलजुल के काम करते हैं। मिलने जुलने का इतना शौक होता तो रोड पे लड़ाई ही ना करते। कभी जाके देखो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है मीडिएशन सेंटर में, तो उसने एक दूसरे का बाल नोच नोच के मारे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मीडिएशन कह रहा हूँ, सबसे पहला जो हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो कोर्स होता है, सबसे पहला जो तरीका होता है जिससे हम अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, दैट इज कोर्ट। ठीक, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने अपने विवाद को सुलझा लिया। डिस्प्यूट डिस्प्यूट का मतलब विवाद, और रिजोल्यूशन का मतलब उसको सुलझा लेना। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे जहां पे आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो? व्हाट इज द फर्स्ट वे जहां पे, व्हाट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे? कोर्ट होती है। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है या मोस्ट ऑथेंटिक वे जो दुनिया में हर जगह होता है, और उसके आगे अगर हम ए लगाते हैं, ADR, तो DR का मतलब मैंने बता दिया कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि आप किसी मामले को सुलझा रहे हो। ADR का मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ऑल्टरनेट का मतलब, अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मेन तरीका है वो तो कोर्ट हो गई, तो कोर्ट के अलावा जिस भी तरीके से तुम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करोगे, दैट विल बी कॉल्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इज इट अंडरस्टूड? ADR का मतलब क्या होता है? ADR में 3 वर्ड है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आप पूछोगे सर ADR क्या होता है? ADR वो तरीका होता है जिससे तुम कोर्ट के बाहर जाके किसी भी मैटर को सेटल कर सकते हो। अब ADR के बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी पार्टीज एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहती, सोचती हैं एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, तो आप उसमें मीडिएशन के लिए उनको नहीं बैठा सकते, उसमें आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन जहां पे पार्टीज को कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व है और बड़ी बड़ी कंपनीज है बोल रही है चलो भाई हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन भाई अपने डिस्प्यूट को तो खत्म करना ही पड़ेगा, आओ एक तीसरे बंदे को लाते हैं और अपने डिस्प्यूट को खत्म करते हैं, वहां पे आप मीडिएशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। सेक्शन 89 जो है यही बताता है कि कितने तरीके हैं और उनके पास आप किन किन लॉज में जा सकते हो। आप सेक्शन 99 पढ़ते हैं, तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन समझ गए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, हम किस तरीके से कोर्ट में बिना जाए डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका जो है वो सेक्शन 89 में लिखा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, कि जब हम कोर्ट न जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। इसमें लिखा है, देखो पढ़ते हैं, ठीक है? तो where it appears to the court that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, where it appears to the court that there exists element of a settlement which may be acceptable to parties, जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि भाई इन पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है, जहां पे कोर्ट को ये फील होता है कि इन पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है। भाई कल को ये कोर्ट आएंगे तो इनको बहुत ज्यादा वकीलों की फीस देनी पड़ेगी, तारीख पे तारीख लगेगी, इनका भी मूड खराब होगा, गवर्नमेंट जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। इतने सारे केसेस पेंडिंग है, आप सोचिए 10-10 लाख केसेस पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी बर्डन रिड्यूस करना है, और पार्टीज जब कोर्ट जाएंगी तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भी फेवर में यही है और मेरे भी अच्छे के लिए यही है कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर सेटल करते हैं। ठीक है, तो जहां पे कोर्ट को लगता है बीच में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। तो कोर्ट कहेगी कि भाई तुम ADR के लिए चले जाओ, कुछ टर्म्स बना देगी कि तुम ADR के लिए चले जाओ,
देखो अगर तुमको सही लग रहा है तो तुम एडीआर के लिए जा सकते हो, ठीक है। पार्टीज का डिस्क्रिशन होगा कि उन्हें जाना है कि नहीं जाना। हम किसी को जबरदस्ती, हम किसी को बाय फोर्स ये नहीं कह सकते कि तुम जाओ रिजॉल्व कर, ठीक है। अब देखो मान लो तुम्हारा किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो मैं क्या तुमको जबरदस्ती कह दूंगा कि नहीं नहीं तुम मीडिएशन करने बैठो। अब तुम कह रहे हो नहीं सर मेरी तो उससे बहुत भयंकर लड़ाई है, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। मैं कहा नहीं भाई, तुम उससे जाओ और प्यार प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो। तो क्या दैट विल बी एन एमिकेबल सोल्यूशन? क्या वो एक अच्छा सोल्यूशन होगा? क्या वो एक अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं। यू कैन नॉट फोर्स अ पार्टी टू गो फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कुछ कुछ केसेस होते हैं आर्बिट्रेशन में जहां पे फोर्स हो सकता है, लेकिन उसमें प्रीवियस एग्रीमेंट चाहिए होता है। इन नॉट इन ऑल द केसेस, बट यू कैन अज्यूम इन 90 to 95% ऑफ द केसेस यू कैन नॉट फोर्स द पार्टीज टू गो फॉर आर्बिट्रेशन। आप फोर्स कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे सेक्शन 89 में? द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। तो कोर्ट कहेगी कि भाई ये पॉइंट है, तुम जाओ आर्बिट्रेशन में, और फिर पार्टी लेगी उसको रिकंसिडर करेगी कि हाँ हाँ इस पॉइंट पे हम उसको रिफॉर्मुलेट करेगी कि हाँ हाँ इस पॉइंट पे हम जाने को तैयार हैं, और फिर कोर्ट जो है उसको रेफर कर देगी फॉर वेरियस एडीआर मेथड्स। कोर्ट कह देगी कि तुम आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो, मीडिएशन के लिए जा सकते हो, कंसिलिएशन के लिए जा सकते हो। अभी आपको इन सब के मतलब नहीं पता है, बस सुन लीजिए। अब नेक्स्ट मैं आपको आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन ये सब की मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। And after receiving the observation of parties, the court may reformulate the terms of possible settlement and refer the same. फिर वो पार्टीज की बात सुनेगी कि पार्टीज जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, फिर पार्टीज जो है अपनी बात रखेंगी, और फिर कोर्ट जो है सब मिला जुला के आखिर में ये कहेगी कि आप ये चार मेथड्स हैं, इनमें जा सकते हो। देखो दिख रहा है आपको चार हैं, ये असल में पांच, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब मैं बताया हूं, अभी बाद में बताऊंगा। आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है। देखो सी में दो चीजें लिखी है इसलिए मैंने पांच बोला। जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत है। तो सी में क्या लिखा है कि जुडिशियल सेटलमेंट जहां पे जज साहब खुद एक मीडिएटर की तरह बैठ जाते हैं और सोचते हैं किस तरीके से पार्टीज के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए बिना कोई बहुत ज्यादा कबाहत किए, ठीक है। तो जुडिशियल सेटलमेंट, और जुडिशियल सेटलमेंट का एक तरीका है लोक अदालत। तो जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत सेम नहीं होते। जुडिशियल सेटलमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका क्या है? लोक अदालत, ठीक है। तो तीन और चार हो गए, और फिफ्थ क्या है? मीडिएशन। अब सेक्शन 89 में सब क्लॉज 1 ही पढ़ना था। 2 में सिंपल बातें लिखी हैं कि अगर आप आर्बिट्रेशन में जाओगे तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आएगा। देखो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जिस्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है। वेर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। तो अगर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के लिए जाओगे तो लॉ कौन सा होगा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो लॉ लगेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 26 ऑफ 1996। यही सब लिखा है, फालतू बात है, मतलब कि जेनरिक बात है, अंडरस्टूड बात है। अगर आप लोक अदालत में जाओगे तो उसका कौन सा लॉ लगेगा? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन 20 लगेगा, ठीक है। अगर आप जुडिशियल सेटलमेंट के लिए जाते हो तो उसमें भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 लगेगा। और अगर आप मीडिएशन के लिए जाते हो, डू वी हैव एनी एक्ट फॉर मीडिएशन राइट नाउ? मीडिएशन एक्ट 2023 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अभी तक उसमें नहीं था, ये पुराना सीपीसी है, अभी अपडेटेड नहीं है। तो फॉर मीडिएशन द कोर्ट शैल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। बोल रहा है मीडिएशन के लिए कोर्ट जो है खुद ही या तो कॉम्प्रोमाइज करवा देगी या किसी पार्टी के पास भेज देगी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। मीडिएशन एक्ट 2023 जैसे ही लागू होगा वैसे ही यहाँ पे लिख के आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट चले जाओगे, ठीक है। लोक अदालत के लिए लीगल सर्विसेज एक्ट चले जाओगे, और मीडिएशन के लिए भी एक्ट आया नहीं है प्रॉपर, आएगा तो वो भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हमको पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं सेक्शन 89 में। हमारे पास आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, जुडिशियल सेटलमेंट है, और जुडिशियल सेटलमेंट के अंदर ही एक चीज है जिसे हम लोक अदालत कहते हैं। अभी तक हम ये समझ गए कि यार एडीआर किस सेक्शन से हम बेसिकली, एडीआर कहाँ से आता है। भाई कोई बंदा अपने आप थोड़ी कह सकता है, अगर कोर्ट कह रही है, अगर सरकार कह रही है कि तुम्हें कल को कोई भी डिस्प्यूट है, तुम कोर्ट ही आओगे, तो तुम कोर्ट के बाहर कुछ भी कर लो। अगर तुम मर्डर कर दिया है तुमने, तो मर्डर करने के बाद उसका मीडिएशन करा सकते हो क्या? उसका आर्बिट्रेशन करा सकते हो क्या? बोलो। अगर तुमने मर्डर कर दिया तो क्या तुम मर्डर का आर्बिट्रेशन और मीडिएशन करा सकते हो? तुम कह रहे हो नहीं। बट हाउ डिड यू नो कि इसका आंसर नहीं? हाउ डिड यू नो?
सेक्शन 89 सीपीसी उसी तरीके से पावर देता है कि हाँ तुम सिविल केस, अच्छा सीपीसी है, सीआरपीसी नहीं है, यानी ये समझ में आ रहा है हमको, ये समझ में आ रहा है कि सिविल केसेस का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस का हो सकता है। सबसे पहले तो ये, अभी जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन का मतलब अभी मैं बताऊंगा। और आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी लेकिन आपको अच्छे से जानकारी नहीं। क्रिमिनल केस अगेंस्ट द स्टेट होता है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, बताइए आप लोग। 320 सीआरपीसी, क्या किसी भी क्या किसी भी क्रिमिनल केस को क्या किसी भी क्रिमिनल केस को हम उसको मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन के लिए भेज सकते हैं क्या? अगर पार्टीज एग्री हो तो। अच्छा, एक बंदे ने दूसरे का मर्डर कर दिया, ठीक है, दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया। अब जिस बंदे का मर्डर हुआ है उसके माँ बाप और कातिल जो मर्डरर है, इनके बीच में मीडिएशन हो जाएगा। नो, एज क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये कहाँ से मैट्रिमनी कहाँ से आ गया? मैट्रिमोनियल केस में अगर क्रिमिनल केस है तो कंपाउंड कर सकते हैं, आपका ऐसा कहना है शाहीन? आपकी मैं बहुत इज्जत से नाम लूंगा, मेरी मम्मी का नाम भी शाहीन, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है। डाउरी डेथ, डाउरी डेथ मैट्रिमोनियल केस है, मैट्रिमोनियल केस है, शादी से रिलेटेड है, कि डाउरी ना मिलने के लिए उसके डेथ कॉज कर दिया, कंपाउंडिंग कर देंगे आप? बोलिए। भाई खोलता हूं मैं, कुछ बच्चों ने बोला है सेक्शन 320। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बच्चों। हम्म, कुछ लोग कह रहे हैं मैट्रिमनी में हो सकता है, कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अच्छी बात है। एवरीबडी हैज समथिंग टू। अब मैं आपको ये वाला सीपीसी बंद करा रहा हूँ, सीआरपीसी खुलवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है, हो सकता है, दिखा रहा हूँ। सिर्फ मैट्रिमनी में नहीं होता है, बहुत सारे केसेस हैं जो क्रिमिनल होने के बावजूद आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। देखिए, आप अगर क्रिमिनल से सिर्फ ये समझते हैं कि क्रिमिनल में वो चीजें होंगी जिसमें जान ली जाती है, तो ऐसा नहीं होता क्रिमिनल में। क्या डेफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है कि नहीं होता डेफेमेशन? बताओ। क्या किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन जो बंदा है जिसकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है, भाई जिसको बुरा लगा है कि यार तुमने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा क्यों बोला, अगर उसने खुद माफ कर दिया है, अगर उसने खुद माफ कर दिया, तो तुम काहे को बीच में बड़े वो बन रहे हो? ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। देखो, क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब तुम लोग ये मत समझा करो कि सर इसमें तो बस वही होगा कि नेटफ्लिक्स होगा, बिल्कुल एक दूसरे को मार धाड़ रहे होंगे, काट पीट रहे होंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस होती हैं लेकिन उतनी खतरनाक नहीं होती, जो सिविल ऑफेंसेस भी बनाई जा सकती थी लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस बना दी गई कि चलो भाई इसमें हम सजा देंगे, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस भी कंपाउंडेबल होते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ 320 सीआरपीसी। अब देखो बच्चों,
एक एक चीज ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से रटना है आप लोगों को, ठीक है? इसी तरीके से पढ़ना, ये मत करना कि और घर जाके रिवाइज कर लेना 89 320 जो पढ़ा रहा हूँ, वरना वरना फिर क्या ही है। देखो 320 है सीआरपीसी का। अब सीआरपीसी किस चीज की बात करता है, बोलो? सीआरपीसी किस चीज की बात करता है, क्रिमिनल या सिविल? सीआरपीसी बात करता है सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस की, ठीक है? सिविल केसेस की बात तो करता नहीं है, क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल केसेस की कंपाउंडिंग होती है 320 में, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो देखो यहाँ पे ऑफेंस लिखा हुआ है कि 298, और कौन कंपाउंड कर सकता है? पर्सन बाय हुम ऑफेंस में बी कंपाउंडेबल, कंपाउंडेड। तो कौन ऑफेंस कंपाउंड कर सकता है? जैसे मैंने तुमको बताया था, किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना, uttering words with deliberate intent to wound the religious feeling of any person। तो सेक्शन 298 है, ठीक है? आईपीसी में ये क्राइम है, आईपीसी में क्राइम है, कोई सिविल चीज नहीं है। लेकिन इसको कंपाउंड किया जा सकता है, कौन कंपाउंड कर सकता है? द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग्स आर इंटेंडेड टू बी वाउंडेड। जिसकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है वो जो है कह सकता है कि भाई चलो मैं माफ करने को तैयार हूँ, मैं मीडिएशन कंसिलिएशन जो भी करना होगा कर लूंगा, ठीक है? तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ये देखो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, ठीक है? बस मुझे आपको यही दिखाना था इसमें। तो अगर कोई बोले कि सर सिविल केसेस की ही कंपाउंडिंग होती है, सिविल केसेस की कंपाउंडिंग क्रिमिनल केसेस की ही कंपाउंडिंग होती है, ठीक है? तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सिविल केसेस का भी कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस का भी कर सकते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? एडीआर का मतलब सीखा, ये सीखा कि सर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आउटसाइड द कोर्ट भी हो सकता है, ऑल्टरनेट मेथड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें कंपाउंडिंग का पॉइंट समझ नहीं आया। देखिए कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कौन सी चीजें हैं जो आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटल की जा सकती हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई सिविल केस चल रहा है, ठीक है? मेरा किसी से कोई प्रॉपर्टी पे दखल अंदाजी है किसी की, मेरी प्रॉपर्टी कोई ले, मेरी मेरी प्रॉपर्टी पे है या मेरे पैसे पे है, तुमने मेरा पैसा ले लिया है, दे नहीं रहे हो, ठीक है? तुमने मेरा पैसा ले लिया है। अब देखो अगर क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल और सिविल बता रहा हो तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में मत पहुंचो भाई, ठीक है? कोई रिलेशन नहीं है, अभी बैठे रहो आराम से। चलो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे कैसी चीजों का हो सकता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बहुत सारे क्राइम का नहीं हो सकता, सिविल केसेस का तो हो सकता है। सिविल केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई? उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वॉल्व है, थोड़ी बहुत चीजें इन्वॉल्व है, तो उसमें तुम्हारी जान माल की हानि नहीं हो रही, जान माल का नुकसान नहीं हो रहा, तो तुम उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हो। लेकिन अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया, अगर किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब आदमी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स के पास जाता है, कहता है 10 करोड़ लो, अपना मुंह बंद रखो, तो क्या ये सही होगा? क्या ये किसी सोसाइटी के लिए सही होगा? क्योंकि कल को अगर वो फिर ऐसे मर्डर करता है, हर आदमी को 10-15 करोड़ रुपए खिलाता रहेगा और अपनी बात जो है किसी को मारता रहेगा, और लॉ उसका कुछ कर नहीं पाएगा। तो क्रिमिनल केसेस में जनरली हम केसेस को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करने नहीं देते। हम ये बोलते हैं कि ये स्टेट का मैटर है, इसमें विक्टिम कुछ नहीं कर सकता, विक्टिम के माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि बंदा जो है एक्यूज जो है, जिसने क्रिमिनल है, जिसने मारा है, वो 50 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए ला के दे और माँ बाप खुश हो जाएंगे, चलो भाई हमारा लड़का तो कुछ कमाता नहीं था, कम से कम 10 करोड़ रुपया तो मिल गया, मजा आ गया। ऐसे नहीं हो, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्रिमिनल है, वो भाई ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ करेगा, उनको पैसा देता रहेगा, लॉ कुछ कर नहीं पाएगा। तो क्रिमिनल केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करते। अगर तुमने क्राइम किया है तो तुम कितना भी पैसा दे दो, तुम कितने ही पैसे दे दो, ठीक है, तुमको कोर्ट ले जाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तुमको जेल भेजा जाएगा, जो डेथ एग्जीक्यूशन जो भी करना है वो करेंगे। लेकिन कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर सकते हैं। कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐसे जो बहुत बड़े ऑफेंसेस हैं, किसी की जान ले लेना, किसी को काट देना, उनको हम नहीं कर सकते,
लेकिन जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं हम उनको कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि भाई किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट करना। भाई मेरी फीलिंग हर्ट हो गई है, तो मेरी फीलिंग हर्ट हो गई है तो सामने वाले को मैं डेथ एग्जीक्यूशन दे दूं क्या? मैं सामने वाले को मार डालूं? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। भाई मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी को रिलीजियस बातें कह के खराब फील करवाना, उसके रिलीजन को गाली देना, इट इज वेरी बैड थिंग। आप सामने वाले के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा सकते हो। लेकिन अगर जिस बंदे की फीलिंग हर्ट हुई थी उसने माफ कर दिया, अगर उसने ही माफ कर दिया तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? लॉ को इससे कोई दिक्कत होगी क्या? अब आप ये थोड़ी कहोगे कि सर वो और किसी की भी तो फीलिंग हर्ट कर सकता है, ऐसे तो कहोगे नहीं। ऐसे तो भाई हर ब्रेकअप करने वाला जेल के अंदर होता, होता कि नहीं होता? ठीक है सर, पता कैसे चलेगा क्रिमिनल केस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पवन कुमार? कैसे पता चलेगा पवन कुमार को कि क्रिमिनल केस को कंपाउंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे भाई 320 दिखाया तो था मेरी जान अभी। 320 में किस लिए दिखाया था? बोलो। 320 में ही तो लिखा था कि ये ऑफेंस है, इसको कर सकते हैं। ये ऑफेंस है, इसको कर सकते हैं। जो 320 में लिखा है उसको कर सकते हैं, जो 320 में नहीं लिखा उसको नहीं कर सकते पवन भाई। ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, अभी तक का सबको सब कुछ समझ में आ गया? अभी तक सब समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे बढ़ा जाए। पवन भाई डांट खाने के लिए थैंक यू ना बोलो यार, इतने अच्छे ना बनो तुम लोग, वरना मेरा दिल पिघल जाएगा। 1 मिनट रुको। एडीआर, तो अपन ने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए? सेक्शन 89 पढ़ा है सीपीसी का, सेक्शन 320 पढ़ा है सीआरपीसी का, और मैंने आपको कुछ जेनरिक बातें बताई हैं एडीआर के बारे में। बोरिंग तो नहीं जा रहा बहुत? बोलो। लो, 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर कर लूँ आप लोगों को। चलो ठीक है। ऑल राइट, तो 89 में अपन सेटल कर सकते हैं। 89 में ही हमें 4 मेथड मिले थे, चार नहीं जिसको हम 5 कहेंगे। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, और फिर मीडिएशन। अब समझते हैं एक एक करके कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या है? आर्बिट्रेशन। भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हमने पढ़ा। अब बताइए आप लोग कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। देखो, जब भी दो लोगों के बीच में विवाद होता है ना, किसी दो पार्टीज के बीच में विवाद होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने और तुमने एक एग्रीमेंट करके रखा है, यूसुफ सर आप मुझे पढ़ाएंगे, ठीक है? आप मुझे पढ़ाएंगे, और इन केस ऑफ ब्रीच, अगर मैंने ब्रीच कर दिया, मैं तुमको पढ़ाया नहीं, या तुमने ब्रीच कर दिया, तुमने फीस नहीं दी, तो वी शैल गो फॉर आर्बिट्रेशन। हम दोनों ये एग्रीमेंट में प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है? हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप मेरे पास आए, आपने बोला यूसुफ सर मुझे पढ़ा दीजिए, और इसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया पढ़ाने वाला, उसमें एक क्लॉज डाला। क्लॉज का मतलब एक लाइन डाली, एक शर्त डाली, एक कंडीशन डाली। और वो क्लॉज क्या था, शर्त क्या थी? कि इन केस ऑफ ब्रीच बाय एनी ऑफ द पार्टीज वी शैल गो फॉर आर्बिट्रेशन। कि अगर हम दोनों में से कोई भी ब्रीच करेगा, कोई भी अपना प्रॉमिस तोड़ेगा, तो हम कल को आर्बिट्रेशन जाएंगे। ठीक है? अब मान लो तुमने फीस नहीं दी, या मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, मैंने बोला यार मेरे पास जरूरी काम आ गया है, मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊंगा, प्लीज आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी कहने से काम तो चलेगा नहीं।
आई एम सॉरी कहने से काम तो चलेगा नहीं। अब आप जाओगे आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में जनरली क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन होता है जो जज बन के बैठा होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन होता है जो जज बन के बैठा होता है। मेरा तुम्हारा डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा तुम्हारा डिस्प्यूट है, हमने नजीब सर को, हम दोनों पार्टीज ने बोला कि मैंने भी बोला यार कि नजीब सर इज अ मैन ऑफ गुड रेप्यूटेशन, और मेरे ख्याल से वो बायस नहीं होंगे। तुमने भी बोला कि हाँ सर वो भी अच्छे आदमी है, मैं भी उनको जानता हूँ, बायस नहीं होंगे। सो वी गो टू दैट थर्ड पर्सन, और उनके पास हम जाके अपनी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद वो एक डिसीजन सुनाएंगे। और उस डिसीजन की वैलिडिटी पता है क्या रहेगी? अब डिसीजन तो प्राइवेट पर्सन ने दिया है, तो आप उसको एनफोर्स कैसे कराओगे? भाई वो तो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी तो कुछ भी बोले। जज साहब बोलेंगे तो पुलिस सुनेगा, कानून सुनेगी। लेकिन अगर मैं ही कोई डिसीजन दे रहा हूँ, नजीब सर कोई डिसीजन दे रहे हैं, तो हम लोग तो प्राइवेट पर्सन है, क्या कोई हमारी बात सुनेगा? हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं। तो फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे? वो उसका जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है, जो उसका जजमेंट होता है, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। और उसकी वही वैलिडिटी होती है जो एक डिग्री होती है सिविल कोर्ट की। अगर उसकी पावर देखना चाहोगे तो वो उसकी वही पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट की डिग्री होती है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो थर्ड पर्सन है, इसकी बोली बात हम क्यों माने, कोई जज तो है नहीं। लेकिन आर्बिट्रेशन में यही होता है कि तीसरा पर्सन जो है वो डिसाइड करता है दो लोगों के केस को, और उसके बाद जो कंक्लूजन पे आता है वो दैट इज इक्वल टू अ डिग्री इन्फोर्सिबल बाय सिविल कोर्ट। ठीक है, समझ लो, मतलब उसकी अच्छी खासी औकात होती है। ये नहीं कि बस वो फालतू सी कोई भी तीसरा बंदा कुछ भी बोले आप अपनी कर रहे हो। ठीक है, ये सब क्यों है? आर्बिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज, अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, मुझे बाद में बताना था लेकिन मैं तुम लोग को बता दिया हूँ। खैर, तो आर्बिट्रेशन में ऐसी चीजें होती है कि तीसरा बंदा जो है बीच में दोनों के जज बनता है। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेक्शन 89 सर आपने बताया कि 89 में आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, पार्टीज आई कोर्ट के पास, और कोर्ट ने बोला कि सुनो तुम आर्बिट्रेशन के लिए जाओ। ठीक है, और सेक्शन 89 में हमने ये भी पढ़ा कि हम आर्बिट्रेशन के लिए कब भेजेंगे। उसने बोला कि कोर्ट जो है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस को आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हैं, तो कोर्ट फॉर्मुलेट करती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसको पार्टीज फिर देखती हैं, पार्टीज को बताती है, फिर पार्टीज आपस में मिलके, पार्टीज और कोर्ट मिलके आपस में कहती है कि ठीक है वी आर रेडी टू गो फॉर सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। एम आई राइट? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। किसी को भी नहीं समझ में आ रही है बच्चों तो मुझे प्लीज बता देना। अगर आज की बात नहीं समझोगे तो कल को तो फिर, अब देखो धीरे धीरे फिर अपन एक एक छोटी छोटी चीज पे डिस्कशन करेंगे। आज जो है मैं आपको पूरा मैप दिखा रहा हूँ, एक बड़ा सा मैप, जैसे इंडिया का मैप है ना। इंडिया का मैप मैंने आपको दिखा दिया कि भाई सुबह देखो ऊपर से कश्मीर है, नीचे से कन्याकुमारी है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये सब। उसके बाद हम जाके एक एक स्टेट में घुसेंगे, फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे। तो उसी तरीके से एक एक्ट है, मैं आपको एक एक्ट का जेनरिक व्यू दे रहा हूँ, पूरा मैप बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे। अगर आज की बात नहीं समझोगे, अगर आपको भारत का मैप नहीं समझ में आएगा तो कैसे पता करोगे कि कश्मीर में क्या है, यूपी में क्या है, दिल्ली में क्या है? ठीक है, तो आज की बात समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि सेक्शन 89 में अपन क्या करते हैं, सेक्शन 89 में जाते हैं। सेक्शन 89 में कोर्ट को अगर लगता है कि इन पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है, इन पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकता है, तो फिर कोर्ट कहती है कि सेटलमेंट कर लो। लेकिन कोर्ट को कब लगेगा कि सेटलमेंट हो सकता है? बोलो, कोर्ट को कैसे लगेगा कि सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं? कोर्ट आपकी कहानी सुनेगी? कोर्ट कहानी सुनेगी कि नहीं सुनेगी? बोलो। तुम बस कंप्लेन कर दिए कोर्ट में जाके तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा? मैं भाई, मुझे अपने नेबर से कोई दिक्कत थी, दिन रात जो है वो डीजे बजाता रहता है, तो कोर्ट ने कहा अरे यार जाके अपने नेबर के साथ सेटलमेंट कर लो, तो कोर्ट बिना नेबर को बुलाए ऑर्डर पास कर देगी कि जाओ जाओ सेटल कराओ? मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कभी भी इम्पोज्ड ऑर्डर नहीं होता है, हमेशा दोनों को साथ में मिला के बुलाया जाता है कि भाई तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो कोर्ट पहले दोनों लोगों की कहानी सुनती है। जब प्लेंटिफ अपनी कहानी सुनाता है कोर्ट को रिटर्न में, तो हम उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो बता दिया मैं उसको मेरी तरफ से एक उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट, मैं तुमको वो, वेरी गुड इनायत, प्लेंट, वेरी गुड। भाई इनायत जीत गई, सबसे पहले लिखा है उसने। ठीक है, 10 रुपए, 5 रुपए भेज दूंगा, 5 वाली डेयरी मिल्क खा लेना।
अगर तुम्हारी तरफ मिलती हो तो, मेरी तरफ तो मिलती है। तो जब प्लेंटिफ अपनी कहानी रिटर्न में सुनाता है तो उसे हम कहते हैं प्लेंट। और जब सामने वाला बंदा अपनी कहानी सुनाता है, डिफेंडेंट अपनी कहानी सुनाता है, तो उसे हम कहते हैं WS, वेरी गुड मेहताब आलम। ठीक है, सोनिया गिल, निकिता, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया। उसे हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब जब वो कहानी सुनेगा प्लेंटिफ की और कहानी सुनेगा डिफेंडेंट की, यानी जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, प्लीडिंग इसमें दोनों होता है ना, प्लेंट भी होता है और रिटर्न स्टेटमेंट भी होता है, समझ पा रहे हो? तो जब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट हो गया और उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है। पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है, पार्टीज का एग्जामिनेशन होता है। अभी मैं आपको एक सेक्शन पे ले चलूंगा, अभी नहीं ले चलूंगा क्योंकि मैं आपको आर्बिट्रेशन का जनरल व्यू दे रहा हूँ। अभी मैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन के बीच का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। जब ये बता लूंगा और आर्बिट्रेशन में प्रॉपर घुसेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन के बाद WS आती है, उसके बाद एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन कौन से ऑर्डर में होता है, फिर अपन कैसे जाते हैं। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, जब कहानी सुन लेगा जज, तभी तो डिसाइड कर पाएगा कि भैया मैटर आर्बिट्रेशन के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है। उसने कहानी सुनी, कहानी को हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ की कहानी को प्लेंट कहते हैं, डिफेंडेंट की कहानी को WS कहते हैं। दोनों की कहानी को मिक्स करेगा, दोनों को एनालाइज करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बोलेंगे कि जाओ और प्रॉपर अपना केस सॉल्व करो इन इन चीजों में, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। खैर, मैं आर्बिट्रेशन बता रहा था। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होती है जिसको हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा। जैसे हम दोनों ने मिलकर किसको चूज किया, नजीब सर को, तो नजीब सर विल एक्ट एज अ जज। अब तुम सोचो, एक जज की एफिशिएंसी ज्यादा होगी या नजीब सर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली नजीब सर की होगी, क्योंकि जज के ऊपर ओवर बर्डनिंग ऑफ केस है, उसके ऊपर पता नहीं कब मामला आएगा, उसको एक दिन में 50 केस देखने हैं। ठीक है, उसके ऊपर इतना सारा लोड है, तुम्हारा नंबर पता नहीं कब आएगा, उसमें तुम्हारी बात कब सुनी जाएगी, कभी सामने वाला पार्टी नहीं आया, कभी तुम नहीं आए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है। सिविल केसेस तो आप जानते ही हो कितने कितने साल खिंचते हैं। तो उसके बदले में हमने नजीब सर को अपॉइंट कर दिया कि चलो दोनों लोग मिलकर करते हैं आर्बिट्रेशन। अब उनसे बोला कि सर हम लोग रोज जो है, या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है अपनी हियरिंग करेंगे। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा कुछ महीने में जो है तुम्हारा डिसीजन जो है खत्म, वो डिस्प्यूट जो है खत्म हो जाएगा, उसका अवार्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे जजमेंट को अवार्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम जजमेंट को अवार्ड कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन की यही बात थी कि तीसरा बंदा जो है वो हमेशा एक्ट करता है जज की तरह। कैन देयर बी वन और मोर जजेस, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या एक से ज्यादा जजेस हो सकते हैं? वन और मोर बोल रहा हूँ, कैन कैन देयर बी मोर देन वन जज इन एन आर्बिट्रेशन? अबे तुम लोग सब लोग पढ़ के बैठे हो क्या? बताओ, तुम लोग सब लोग पढ़ के बैठे हो क्या? अरे बताऊंगा अभी अपीलेबल होता है कि नहीं, अभी सुन तो लो मेरी जान। अभी बहुत सारे सेक्शन अंदर डिटेल में डिस्कस करने हैं। ठीक है, अभी अभी बस खाली ये डिफरेंस सुन लो। मैं क्या पूछ रहा था भूल ही गया, क्या पूछा था मैंने? हाँ, कैन देयर बी मोर देन वन आर्बिट्रेटर इन एनी केस बट अपॉइंटेड इन ऑड नंबर? देखो, एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, जैसा कि इसने बोला अपॉइंटेड में एक से ऑड नंबर होंगे, सोनाली ने बोला कि ऑड नंबर में ही होंगे, ऑड नंबर में होंगे। तो लॉ भी यही कहता है कि ऑड नंबर में होने चाहिए, लेकिन इवन में भी हो सकते हैं, कभी कभी हो सकते हैं, अगर पार्टीज एग्री करती हैं और कोई ऐसा इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाता तो हो सकता है। लेकिन सेक्शन, अगर आप आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ऑड नंबर में होने चाहिए। लेकिन उसके बाद एक केस हुआ था जिसमें इवन नंबर के डिसीजन को भी वैलिड मान लिया गया। ठीक है, खैर ये सब तो बात की बात है, जब अपन डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो आर्बिट्रेशन का मतलब यही है। अब अपन करेंगे कल। ठीक है, आगे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन का डिफरेंस बता के मैं आपको खत्म करूंगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच।